हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू नीरजी एकेडमी। नीरजी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट के बारे में। इस वीडियो में आपको यूजीसी नेट जीआरएफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपके सारे डाउट नेट और जीआरएफ में क्या डिफरेंस है, क्या पीएचडी करने के लिए नेट ज़रूरी है, नेट से कैसे आपको जॉब मिल सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो में दी जाएगी। आपके क्या डाउट है, फॉर्म कब निकलते हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है जीआरएफ के बाद, ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर्म निकलते हैं 2 बार साल में। एग्ज़ाम होते हैं जून और दिसंबर में। जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तो मीन्स 3 महीने पहले आसपास जून में जो एग्ज़ाम होंगे उनके फॉर्म निकलते हैं मार्च के आसपास, और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे उनके फॉर्म निकलते हैं सितंबर के आसपास। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम वीडियो अपलोड करते हैं और अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि अभी फॉर्म निकल गए हैं। दूसरा, आप साइट पे विजिट करते रहे, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी फॉर्म निकल चुके हैं। एज लिमिट क्या है यूजीसी नेट के लिए? नेट के लिए यूजीसी नेट में एक तो नेट होता है, दूसरा होता है जेआरएफ। जेआरएफ और नेट, अगर आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवल नेट के लिए, तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी कितनी भी एज है आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट अगर आप जेआरएफ के लिए भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज है मिनिमम 30। या तो आप 30 साल के होने चाहिए या उससे कम उम्र आपकी होनी चाहिए। अब डिफरेंस क्या है नेट में और जेआरएफ में? नेट क्या है? एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका नेट और जीआरएफ है और अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो गया तो समझ लो नेट ऑटोमेटिक हो गया। जीआरएफ के अंदर आता है नेट प्लस जीआरएफ। बट अगर आपका केवल नेट के लिए क्वालिफाई हुआ है तो आपका जीआरएफ नहीं है, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जीआरएफ अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको जिस दिन से आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने के 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, ताकि आप अपने अगले आने वाले 5 साल का अपना जो अपनी रिसर्च है अपने टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट की, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसके बेस पे आपने जीआरएफ का फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें 5 साल तक आप फोकस करके उसमें रिसर्च कर सकें। आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं। आपको अप्रोक्स 30 से 35 हज़ार तक स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि आप अपनी इकोनॉमिकली जो भी आपके काम है वो आप स्कॉलरशिप से मिल जाए और आपका फोकस सिर्फ अपनी रिसर्च की तरफ रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको 5 साल तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में। नेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप दी जाती है 5 साल के लिए अपने सब्जेक्ट में रिसर्च के लिए। एज लिमिट अभी बताई दी। जेआरएफ के लिए आपको 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल या उससे कम। 5 साल की आपको रिलैक्सेशन है अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एसटी, एसटी और इस तरह के अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपके पास रिसर्च का कुछ एक्सपीरियंस है और ये सब, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो मैक्सिमम आपको, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मैक्सिमम आपको सिर्फ 5 साल की ही रिलैक्सेशन एज मिलती है जेआरएफ में, मतलब कि 35 ईयर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे कि बताया, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी क्या पीएचडी करने के लिए नेट करना ज़रूरी है? सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या पीएचडी करने के लिए नेट करना ज़रूरी नहीं है? अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना क्या एक फॉर्म निकालती है जिसके बेस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कराती है, जिसके बेस पे आपका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। उसके अंदर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है। कई यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अगर आपका नेट या जेआरएफ है तो डायरेक्ट आपको की इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एंट्रेंस टेस्ट लेती है। अगर आपका जेआरएफ या नेट है तो ही आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं।
अगर आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, आपके पास नेट जेआरएफ है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटियाँ नेट जेआरएफ के ऊपर इंटरव्यू बुलाती है, कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तभी लेती है अगर आपका नेट जेआरएफ है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि नेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ पीएचडी के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और दूसरा, नेट करना और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए क्या लिंक है। लिंक ये है कि जब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद क्या होता है, स्टेट पीसीएस के थ्रू या यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जब आप वैकेंसीज होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर वो आपको फॉर्म निकालती है अपना और आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं है, नेट का एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर नहीं है, नेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है नेट की इम्पोर्टेंस। तो अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी नेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए, मिनिमम 55% आपकी होनी चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है उसी सब्जेक्ट में केवल आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया या फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप अप्लाई किसी ज्योग्राफी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए, और आपकी 55% होनी चाहिए विदाउट राउंड ऑफ। मतलब कि ऐसा नहीं 49.8% नहीं, मतलब कि या फिर 54.7% नहीं, 55 कंप्लीट होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो 55 मिनिमम होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 50% आपकी मिनिमम क्वालिफ जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए। जो भी एसटी एसटी या ओबीसी या फिजिकली डिसेबल लोग जो हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए मिनिमम परसेंटेज है 50%। दूसरा क्या है कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो उस कंडीशन में क्या है क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है वो ध्यान से समझें। आपका जिस दिन नेट या जेआरएफ का रिज़ल्ट आया, मान लो 1 दिसंबर को 2020 को आपका रिज़ल्ट आया, तो आपने फर्स्ट एडमिशन, आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है, जिस दिन आपका जेआरएफ या नेट का रिजल्ट आया उसके 2 साल के अंदर, मीन्स अगली 1 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया तो मतलब कि 30 नवंबर 20, 21 और 22, 30 नवंबर 2022 तक आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब पीजी हो जानी चाहिए 55% की। ये है क्राइटेरिया। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आपकी री है, आपका रिजल्ट आया है, कुछ भी हो, जो मेन जो क्राइटेरिया क्या है कि 2 साल के अंदर, जिस जब से आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसके 2 साल के अंदर आपको पीजी करनी है। वो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया, आपकी 55% या रिजर्व कैटेगरी में है तो 50%, ये क्राइटेरिया है। अगर 2 साल के अंदर आपकी पीजी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो पुराना वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है 100 मार्क्स, पेपर 2 200। फर्स्ट पेपर में 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में 100 क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 3 घंटे का पेपर होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। मीन्स आप पहला पेपर पहले करें, दूसरा पेपर पहले करें, कोई भी क्वेश्चन पहले आगे पीछे करें, आपको 300 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं, आपको जैसे भी करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बस यही है कि 300 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ये कुछ डाटा है
20 जो 2019 में जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ डाटा है। दिसंबर 2019 में जो का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 10,34,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसके बाद 7,93,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो नेट के लिए जो लोग क्वालिफाई हुए, केवल नेट के लिए वो कितने हैं, 6,000, 6,000 नहीं, सॉरी 60,000 लोग जो है नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए। और जो लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए वो 5,000। तो मीन्स इस जो लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए वो ऑटो में नेट तो उनको क्वालिफाई हो ही गया। तो सिर्फ जो जेआरएफ में क्वालिफाई हुए वो केवल 5,000, मतलब 8 लाख लोग जो थे अप्रोक्स जिन्होंने पेपर दिया था उसमें से केवल 5,000 लोग ही तो थे। ये टोटल सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट का नहीं, टोटल इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जितने भी जो भी लोग थे जिन्होंने नेट में जो अप्लाई किया था वो 8 लाख लोग थे। उसमें से केवल 5,000 लोग जो थे असिस्ट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए। जेआरएफ के लिए मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑटो में क्वालिफाई हो गए। और जो सिर्फ केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए वो 60,000। ये जो लिस्ट दी गई है, ये जो स्टैटिकली जो स्टैटिक्स डाटा है, ये है कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है। इसके बाद जो कट ऑफ थी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ये इकोनॉमिक्स की जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 62.67 थी, उसी में जेआरएफ का था 72%। तो इस तरह से ये कट ऑफ थी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी में जैसे 60.67 किसके लिए, नेट के लिए, 69.33 जेआरएफ की। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस की 52%, ये परसेंटेज में है, मार्क्स नहीं है, ये 52% है। जो 300 मार्क्स थे उसमें 52% की जो नंबर है वो कट ऑफ है। और 60% थी ये जेआरएफ की। तो ये आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही। ये दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट है कुछ सब्जेक्ट की और इस तरह से जेआरएफ और नेट की कट ऑफ है। जो पेपर 1 आता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 टॉपिक मल्टीप्लाई 15। तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से करना है, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक टॉपिक छोड़ा तो फिर उस सब्जेक्ट टॉपिक के 5 नंबर आपको, अगर आपके तुक्के लग गए तो ठीक है, वरना आपको नहीं आता तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपका गलत गलत हो जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक टॉपिक को हम छोड़ से जाएं, क्योंकि हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी नेट जेआरएफ के बारे में। जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो के द्वारा आपके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही कुछ भी रिगार्डिंग इसके आता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले अपडेट कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।